2018 का समय बताया जाता है और हम पेन सेंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कंपनी में सीनियर प्रोग्रामर की जॉब करता था। पेन अपने ऑफिस में जाता है जहां पर एक फंक्शन चल रहा था। पेन भी वहां पहुंचकर काफी खुश होता है क्योंकि आज उसका प्रमोशन होने वाला था। पेन के पास पेन का दोस्त जिम बैठा हुआ था और वो पेन से कहता है, तुम्हें प्रमोशन की बहुत शुभकामनाएं। आगे स्टेज पर मौजूद आदमी कंपनी के नए सीटीओ का अनाउंसमेंट करता है और वो उस पद के लिए केविन नाम के आदमी का नाम लेता है। ये सुनते ही पेन के नीचे जमीन खिसक जाती है क्योंकि इस पद पर उसका प्रमोशन होने वाला था। तब पेन कहता है, मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ। मुझे सिंगापुर की फायरफ्लाई कंपनी से जॉब का ऑफर है। वो एक गेम कंपनी है। और पेन अपनी कंपनी का आई कार्ड ऑडिटोरियम में फेंक कर वहां से निकल जाता है। आगे पेन सिंगापुर के लिए फ्लाइट लेकर सिंगापुर जा रहा होता है। तभी प्लेन में सनी नाम का लड़का खड़ा होकर वहां बैठे सभी लोगों से पूछता है, क्या आप में से कोई फायरफ्लाई कंपनी के रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा है। तब उस फ्लाइट में बैठे 4-5 लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तब सनी कहता है, मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरा नाम सनी सुन है और जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाने वाले हैं मैं वहाँ पर पहले से काम करता हूँ। तब वहाँ बैठा पेन कहता है, क्या आप हुनान में रहते हो। सनी कहता है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। पेन कहता है, क्योंकि मैंने आपका माइंड रीड कर लिया है। पेन वहाँ बैठे और भी लोगों के नाम बता देता है। तब सनी कहता है, क्या तुमने एयरलाइंस की वेबसाइट हैक कर ली थी जो तुम्हें हम सभी के नाम पता है। पेन कहता है, नहीं, मैंने तुम सभी के मोबाइल हैक कर लिए थे। आगे एयरपोर्ट पर पहुंचकर सनी उन सभी से उनके पासपोर्ट ले लेता है और कहता है, जल्दी चलो, हमें चेक इन करना होगा। अब वो 5 लोग सनी के पीछे जाने लगते हैं और एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। सनी उन सभी को उस गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। आगे सनी उन सभी को लोकल एरिया में ले जाता है जहाँ पर वो सभी लोग घूमते हुए एंजॉय करने लगते हैं। पेन पीछे चल रहा था और वो अपनी माँ से बात करने लगा था। तभी पेन के साथ ही चलते हुए आगे निकल जाते हैं और एक गली में उन लोगों को लोकल गुंडे घेर लेते हैं। वो लोग डर कर भागने लगते हैं, तब तक दूसरी तरफ से भी गुंडे आकर उन लोगों की पिटाई करने लगते हैं। ये देखकर पेन वहाँ से भागने लगता है और वो गुंडे पेन का भी पीछा करने लगते हैं। तभी सामने से सनी आकर पेन पर लकड़ी से हमला करता है और पेन भी वहीं गिर जाता है। आगे वो गुंडे पेन और उसके साथियों के चेहरे पर नकाब पहनाकर उन्हें सिटी से दूर किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं। वहाँ पर एक फैक्ट्री जैसी जगह बनी हुई थी। वहाँ पर उनके नकाब उतारे जाते हैं। वो लोग चारों देखते हैं कि उनके चारों तरफ बंदूक लिए आदमी खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर सनी को एक लात मारते हुए कहता है, सॉरी, मैं सनी की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। मेरा नाम लू बिंकुन है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और आप सभी यहाँ पर मेरे लिए काम करने आए हो। चलो मैं तुम लोगों को अपनी जगह दिखाता हूँ। अंदर ले जाकर लू उन सभी से कहता है, हम यहाँ पर काफी तरह के बिजनेस करते हैं, जैसे स्टॉक और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन गेमिंग का काम। वो पांचों देखते हैं कि वहाँ पर उनके जैसे कई सारे लड़के मौजूद थे जिनसे बदवा मजदूरों की तरह बुरी हालत में काम करवाया जा रहा था। आगे लो उन पांचों को सेकंड फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर ऑफिस में और भी ज्यादा लड़के कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे थे। लो कहता है, ये हमारा पोजिशनर डिपार्टमेंट है। इनका काम होता है प्रोग्रामिंग करना, वेबसाइट डिजाइन करना। इनको हर मंथ 30,000 चाइनीज युआन की सैलरी दी जाती है और जैसा ये काम करते हैं उसके हिसाब से बोनस भी। आगे लू उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी सेंसर लगा था। अंदर जाकर लू कहता है, और अब आप हमारे स्पॉटलाइट एरिया में हैं, जहाँ से हमारी लड़कियां ऑनलाइन गेम्स को होस्ट करती है। वो पांचों देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पर कई सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उन सभी लड़कियों के फेस के सामने कैमरास लगे हुए थे जिनके द्वारा लड़कियां यूजर्स को ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अट्रैक्ट करती थी। तभी पेन की नजर वहां बैठी लियांग एना नाम की लड़की पर पड़ती है। आगे लू उन सभी को वहां मौजूद कैंटीन एरिया में ले जाता है। तब पेन कहता है, मैं यहाँ पर काम करने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर पेन के साथ मौजूद चारों लड़के एग्री कर वहीं बैठ जाते हैं। पेन जाने लगता है तभी सनी वहां पर आकर पेन को सबके सामने मारने लगता है और उस पर गन अड़ा देता है। पेन भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब शाम को सभी लड़कों को बसों में भरकर एक बच्चों के स्कूल में ले जाया जाता है जहां स्कूल के बेसमेंट में उन सभी लड़कों के रहने का इंतजाम था। पेन भी वहां पर आकर बैठ जाता है। तब एक लड़का जिसे सजा मिली थी वो कहता है, तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी। तभी वहां पर सनी आता है और पेन को उसका मोबाइल देकर उसका लॉक ओपन करने के लिए कहता है। जैसे ही पेन लॉक ओपन करता है तब सनी उसे डराकर कहता है, अपनी माँ को मैसेज करो कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और पेन डर कर सनी के कहे अनुसार अपनी माँ को मैसेज कर देता है। आगे वो लोग उस लड़के को बाहर ले जाकर मारने लगते हैं जिसे सजा मिली थी। अब अगले दिन सुबह लू उन सभी लड़कों को शपथ दिलवाता है
उसके बाद जिस लड़के को रात में मारा गया था, पेन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब वो लड़का कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं उसका इलाज करवाना चाहता था, तब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। पेन कहता है यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों ना हम रिपोर्ट करें? वो लड़का कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के सर्वर का आईपी एड्रेस फिलीपींस और कंबोडिया का है। रिपोर्ट करने पर भी पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। तभी सनी पेन को मिलकर कहता है तुम्हें वेबसाइट स्क्रैपिंग करनी है, क्या तुम्हें आती है? तब पेन सनी की कोई भी बात का जवाब न देकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर सनी और उसके आदमी फिर से पेन को मारने लगते हैं। तभी वहां लू आकर पेन को छुड़वाता है और लू सनी से कहता है पेन से अच्छे से बात करो। तब सनी कहता है मिस्टर पेन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आगे लू पेन को बिठा देता है और पेन भी सनी का कहा हुआ काम करने लगता है। यहाँ पर एक तरह से ऑनलाइन स्कैम होता था। लोगों को लिंक भेजकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। पेन के डेस्क पर एक दवाई का पैकेट रखा हुआ था जिसे पेन फाड़ देता है और पेन उस पर हेल्प का मैसेज लिखता है कि वो मैसेज किसी तरह से पुलिस के पास पहुंच जाए। पेन टॉयलेट की जाली से उस मैसेज को बाहर फेंकने का ट्राई करता है, पर तभी पेन जिस टॉयलेट शीट के ऊपर खड़ा था वो टूट जाता है और वहां लगे वॉल से पानी निकलने लगता है। पेन को चोट आ गई थी और तभी उस टॉयलेट से एना बाहर निकलती है, जो कि वहां पर पहले से मौजूद थी। एना नीचे पड़ा हुआ पेन का मैसेज देखती है और एना पेन से कहती है अगर उन्हें पता चला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। तब पेन नल बंद करके एना से पूछता है क्या इन लोगों ने तुम्हें भी किडनैप किया है? एना कहती है पासपोर्ट तो इन्होंने मेरा भी लिया है, पर इन्होंने कहा है जब मैं इनका सेल्स का गोल पूरा कर दूंगी तब ये लोग मुझे मेरा पासपोर्ट दे देंगे। मुझे इन्हें 5 मिलियन कमा के देना है। तब पेन कहता है क्या यहाँ से छूटकर तुम मेरी हेल्प के लिए कॉल कर सकती हो? मैं तुम्हारा गोल अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी बाहर आकर सनी कहता है एना ज्यादा लेट मत करो, नहीं तो तुम्हें 2000 युआन का फाइन देना होगा। सनी की आवाज सुनते ही पेन दरवाजे को लॉक कर देता है। एना भी पेन के ऑफर के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि पेन उसका साथ देगा तो वो जल्दी छूटकर वहां से जा सकती है। आगे हमें एना की पिछली जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले मॉडल थी। तब एना का बॉस एना को एक फोटो दिखाता है जिसमें एना के फोटो के सामने एक नंबर लिखा हुआ था और फोटो में लिखा था नंबर पर कॉल करके अश्लील बात करे। ये देखकर एना कहती है मुझे नहीं पता ये किसने किया, हो सकता है किसी ने मेरा फोटो यूज कर लिया हो। तब एना का बॉस कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ टर्मिनेट कर दिया गया है। तब एना की फ्रेंड एना के बॉस से बात करके सेकेंड चांस देने के लिए कहती है। तब एना का बॉस कहता है ये पैम्पलेट पूरे शहर में बढ़ गए होंगे। जिन कंपनी के प्रोडक्ट के साथ एना की फोटो छापी जाती है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कोई ऐसी मॉडल करे। एना परेशान होकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास काम नहीं था। आगे एना को एक फोटो शूट के लिए बुलाया जाता है। एना वहां पर जाती है तो वहां पर बहुत ही छोटे कपड़ों में फोटो शूट करवाना था। ये देखकर एना गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। तभी एना का मैनेजर बाहर आकर उससे कहता है तुम्हें अब ऐसा ही काम मिलेगा, इस चेहरे के साथ तुम्हें अब गोल्ड और डायमंड के कमर्शियल का ऑफर नहीं मिलेगा। तब एना गुस्से से अपने मैनेजर को मार देती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब एना की एक दोस्त आकर उसे मैनेजर से छुड़वाती है और मैनेजर को पैसा देकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। आगे वो लड़की एना को सनी के पास ले जाती है जहाँ पर एना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। आगे वो लोग एना को एक काम बताते हैं कि उसे एक बेटिंग ऐप के लिए काम करना है। ये देखकर एना कहती है क्या ये लीगल है? तब सनी कहता है लोकल बिजनेस लाइसेंस के साथ ये काम करते हैं और हम भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एना पूछती है मुझे इस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा? तब वो लड़की कहती है तकरीबन 1 से 1.5 लाख युआन और तुम्हें बोनस भी मिलेगा। आगे एना की दोस्त एना को अपने घर पर ले जाती है जो काफी आलीशान बंगला था। आगे एना काफी सोचकर अपनी दोस्त को हाँ कह देती है कि वो ये काम करना चाहती है। आगे एना की दोस्त सनी को कॉल करके कहती है वो काम करने के लिए तैयार है। सनी कहता है मुझे पता था वो तैयार हो जाएगी। आगे सनी वहीं बैठे एना के मैनेजर को पैसा देता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअल में सनी ने एना की दोस्त और मैनेजर के साथ प्लान करके एना को इस काम को करने के लिए मजबूर किया था। आगे सनी एना और उसके जैसी और लड़कियों को लेकर बॉर्डर क्रॉस करने जाता है। तब एक लड़की सनी को कहती है हमारे पास पासपोर्ट है तो हम बॉर्डर इस तरह से क्रॉस क्यों करेंगे? तब सनी कहता है यहाँ से टूरिस्ट वीजा लेकर सिर्फ तुम 2 हफ्तों के लिए जा सकती हो, पर तुम्हें वहाँ पर काम करने के लिए जाना है और अभी इसी तरह से जाना होगा। तब वो लड़कियां इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके सिंगापुर के लिए निकल जाती है। सनी उन सभी को उनकी लोकेशन पर ले जाकर उनका काम समझाता है और लाओ उनसे कहता है जब तुम सेल्स का गोल अचीव कर लोगी तो तुम्हें तुम्हारे पासपोर्ट दे दिए जाएंगे। आगे लाओ एना को उसका काम समझाता है कि जब भी कोई इंसान छोटा पैसा लगाए तो तुम्हें उसे जीतने देना है।
हमारी टीम गेम को कंट्रोल करती है। सामने वाला तभी जीत पाएगा जब हम उसे अलाउ करेंगे, और ये समझ लो जब सामने वाला हारेगा तभी हम पैसा बनाएंगे। इसलिए बड़े गेम को हमें हमेशा जीतना है। आगे एना भी उन गेम्स की प्रैक्टिस करती है, और एना इस तरह से परफेक्ट हो गई थी कि लोग लाइव एना के साथ गेम खेल सकते थे। इस तरह से लाओ की बनाई हुई टीम लोगों को मैसेज करती थी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, और लाओ लोगों को ठग के काफी सारा पैसा बनाता था। इस तरह से एना इस जगह पर पहुंची थी। आगे एना भी अपना काम कर रही थी, तभी उसके पेट में दर्द उठता है और एना बटन दबा के सनी को बुलाती है। एना सनी को कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और एना उठकर बाथरूम चली जाती है। तभी एना को बाथरूम में टॉयलेट सीट टूटने की आवाज आती है, और एना बाहर आकर देखती है तो बाहर पेन था। पेन ने दरवाजा लॉक कर लिया था और सनी अंदर से दरवाजा बजा रहा था। आगे एना पेन को अंदर छिपने के लिए कहती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही सनी एना को मारता है, और सनी एना को पेट देते हुए कहता है अगली बार तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी शिफ्ट चेंज कर सकती हो। तभी टूटा हुआ बाथरूम का नल खुल जाता है और सनी अंदर आकर देखता है अंदर बाथरूम में पेन मौजूद था, जो अपनी हेल्प वाला पेपर फाड़ के उसे टॉयलेट में फेंकता है, और पेन फ्लश करने लगता है पर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए पेन उस कागज को निकालकर उसे निगल लेता है। सनी दरवाजा खोलता है और वो पेन को मारते हुए उसकी तलाशी लेने लगता है, और उसे पेन के पास कुछ नहीं मिलता। मूवी में आगे पेन एक लड़के को फंसाने के लिए मैसेज करता है। मूवी के अगले सीन में हम टियान नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर टियान की गर्लफ्रेंड सॉन्ग आकर टीवी बंद कर देती है, और वो सभी से कहती है तुम इस गेम में अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो हमें 6 एपिसोड का सबटाइटल लिखना है, जल्दी काम करो। टियान का एक दोस्त डेस्क पर बैठता है और वो देखता है कि उसे एक ऑनलाइन गेम का मैसेज आया था। वो मैसेज पेन के द्वारा ही किया गया था, और वो लड़का अपने सभी दोस्तों को कहता है ये देखो, इस गेम को खेलकर हम 3000 युआन तक जीत सकते हैं। इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो हम लोगों को रेंट भी नहीं भरना पड़ेगा, और हम लोग अपना ग्रेजुएशन आराम से करेंगे। तभी उनमें से एक लड़का टियान को कहता है टियान तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। आगे टियान अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने हॉस्टल जाता है। सॉन्ग के वहां से जाने के बाद टियान लिंक पर क्लिक करके वो गेम खेलने लगता है, और वो गेम खेलने के लिए एना को चुनता है। एना के साथ उस समय कई और लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, और टियान भी उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। गेम के शुरुआत में टियान लगातार उस गेम को जीत रहा था। आगे टियान कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ था, और वो उन्हें गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। हमें एक छोटे से अमाउंट की बेट लगानी है, और यदि हम बेट हारते तो उसके बाद हमें दुगने अमाउंट की बेट लगानी है। ऐसा शायद 1000 बार में एक बार होगा कि हम लगातार 10 बेट हार जाए। हम एक भी बार जीतेंगे तो सारा अमाउंट रिकवर करके पैसा बना लेंगे। आगे टियान वापस गेम खेलने लगता है। वो कुछ पैसा जीत चुका था, और अब टियान अपनी जीती हुई सारी चिप्स को एक ही बेट पर लगा देता है। ये बड़ी बेट थी, और टियान अपना जीता हुआ सारा पैसा एक साथ हार जाता है। पेन इस गेम को कंट्रोल कर रहा था, और वो कहता है ये तो एक साथ सारा पैसा हार गया। तब वहाँ खड़ा सनी कहता है कोई बात नहीं, अब उसे लोन ऑफर करो। पेन ऐसे ही करता है, वो टियान को 5000 युआन का लोन ऑफर करता है, और टियान वो लोन एक्सेप्ट कर लेता है। आगे टियान उसमें से कुछ पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग के लिए गिफ्ट लाता है, और सॉन्ग उस गिफ्ट को देखकर काफी खुश होती है। तभी टियान को मैसेज आता है उस गेम को और खेलने का, और टियान के मोबाइल की बैटरी भी लो हो जाती है, और टियान वहां बैठे स्टूडेंट से पावर बैंक के बारे में पूछने लगता है, और सॉन्ग को शक होता है कि टियान उससे कुछ छिपा रहा है। आगे टियान पूरी लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट से पावर बैंक के बारे में पूछने लगता है, और एक स्टूडेंट से उसका पावर बैंक लेकर वापस गेम खेलने में लग जाता है। इस बार टियान रूलेट गेम को खेलता है, और वो एक चाल को जीत जाता है, और अब टियान अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था। वो हर टाइम गेम खेलता रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। आगे सॉन्ग टियान के घर पर जाती है, और टियान की माँ दरवाजा खोल के कहती है टियान ने कुछ लोगों से काफी सारा पैसा उधार ले लिया है, ये सब कब से चल रहा है। टियान के घर में कुछ गुंडे बैठे हुए थे जो लोन रिकवरी करने आए थे। टियान उन लोगों को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है, पर टियान के पेरेंट्स टियान को एक रूम में बंद कर देते हैं। आगे रिकवरी करने आया गुंडा टियान की बिल्ली को ऊपर से नीचे फेंक देता है, और वो टियान के पेरेंट्स से कहता है अगर हमारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो आप लोगों के साथ और बुरा होगा। टियान की मॉम उसे एक कीपैड मोबाइल देती है और कहती है ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लाए हैं, तुम्हें यही यूज करना है। पर टियान गुस्सा करके घर से निकल जाता है। आगे टियान अपनी कार गिरवी रखकर 3 लाख युआन का लोन ले लेता है। मूवी में आगे हम सॉन्ग को देखते हैं जो झाओ डोंगरेन नाम की सीनियर पुलिस ऑफिसर के वहां जाती है, और जूनियर डोंगरेन को बताता है इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने लाखों रुपए ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद कर दिए हैं।
ये इसी की कंप्लेन निकाले हमारे पास आई है। तब डोंगरेन सॉन्ग को कहती है हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब सॉन्ग डोंगरेन को कहती है ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी एंटी फ्रॉड ऑफिसर हो। कोई कस्टमर सर्विस एजेंट है जो मेरे बॉयफ्रेंड को बार बार मैसेज भेजता है और गेम जीतने की गारंटी देता है। तब डोंगरेन कहती है ये भी एक ऑनलाइन बेटिंग का स्कैम है। उन लोगों ने एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और वो लोग विक्टिम के माइंडसेट और उसकी फीलिंग को समझकर उसे बार बार गेम खेलने का ऑफर देते हैं। यूजर छोटी बेट में जीत जाता है और बड़ी बेट में हमेशा हारता है। क्या तुम्हारे पास कोई ईमेल है जिसके द्वारा वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेल करते हैं? तब सॉन्ग ऑफिसर को उस मेल आईडी की जानकारी देती है। मूवी में आगे टियान अपने घर में था तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, पर टियान खाने को फेंकते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और टियान अपनी माँ को गला काटने की धमकी देते हुए पूछता है मेरा मोबाइल कहाँ पर है। तब टियान की माँ बता देती है कि उसने उसका मोबाइल सेफ में छिपाया है। तब टियान अपनी माँ से सेफ का पासवर्ड पूछता है और टियान की माँ उसे डर कर सेफ का पासवर्ड बता देती है। आगे टियान सेफ ओपन करता है तो उसे मोबाइल के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। टियान उन डॉक्यूमेंट को उठा लेता है जिसमें उसके घर की प्रॉपर्टी के पेपर भी थे। आगे टियान वापस मोबाइल स्टार्ट करके पेन से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर लू आकर पेन से कहता है इसे कहो कि ज्यादा लालची मत बनो और इसे कोई और अफोर्डेबल गेम खिलाने का ऑफर दो। तब टियान चैट में कहता है मैं एना के साथ टेबल गेम ही खेलना चाहता हूँ। टियान ने अपने ऑफिस में कुछ लोग बुला लिए थे उसके पिता की प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए। आगे वो लोन देने वाला कहता है इस प्रॉपर्टी पर पहले से ही लोन चल रहा है, अगर हमने तुम्हें लोन दिया और तुम पैसा चुकता नहीं कर पाए तो हम इस घर का ऑक्शन करवा देंगे। तब टियान लोन लेने के डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। टियान के पास लोन के 8 मिलियन युआन आ जाते हैं और टियान चैट में पेन को कहता है मेरे पास पैसा है तकरीबन 8 मिलियन युआन, मैं आपका ऑनलाइन गेम और खेलना चाहता हूँ। और टियान पेन के ऑनलाइन अकाउंट पर कॉल करने लगता है। तब लू वॉकी टॉकी पर अपने आदमी से कहता है एना को नीचे लेकर आओ। दूसरी तरफ टियान के माता पिता टियान को ढूंढते हुए सॉन्ग के पास पहुंचते जो कि एक परफॉर्मेंस दे रही थी और टियान के पिता सॉन्ग को कहते क्या तुमने टियान को देखा, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। आगे लू एना को बुलाकर कहता है इसे जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा ही बोलना है। आगे एना टियान से बात करके कहती है आपको मेरे अकाउंट में लॉगिन होना है और वो टियान को अकाउंट का पासवर्ड बताकर कहती है आपको इस अकाउंट में हमारे 8 मिलियन युआन रेडी मिलेंगे, आपको अपना फंड भी इस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा और हम लोग मिलकर सारे अमाउंट का एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर टियान अपना सारा अमाउंट एना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और एना कहती है आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 30% हमें कमीशन देना होगा। लू एना से कहता है तुम इसके साथ कॉल पर कनेक्ट रहो जब तक हम सारा फंड रिसीव ना कर ले। दूसरी तरफ लू के आदमी टियान का सारा अमाउंट अलग अलग बैंक अकाउंट में मंगवाकर उन लोगों के क्रेडिट कार्ड्स अपने कई सारे आदमियों को बांट देते हैं और वो सभी लोग अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर शहर के अलग अलग एटीएम से पैसा निकालने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टियान ने भी उस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर दिया था और उसे लग रहा था कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। आगे वो सभी लोग शहर के अलग अलग एटीएम पर पहुंचकर कार्ड से पैसा निकालने लगते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर उन पैसों को काउंट करवाते हैं। उन सभी लोगों ने टियान का सारा पैसा एटीएम से निकाल लिया था और टायर्स में भरकर वो उन सारे पैसों को लू को भेजने वाले थे। लू को पता चल गया था कि उन्होंने सारा पैसा एटीएम से कलेक्ट कर लिया है। तब लू अपने आदमियों को टियान की लाइन डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है और एना का अकाउंट जिससे टियान बात कर रहा था वो अकाउंट टियान को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग भी टियान के पेरेंट्स को लेकर टियान के ऑफिस पहुंच गई थी, पर टियान ने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी गिरवी रखकर सारा पैसा गवा दिया था। टियान का दोस्त दरवाजा खोलता है तब तक टियान बिल्डिंग से जंप करके आत्महत्या कर लेता है। ये देखकर सॉन्ग और टियान के पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ लू की टीम सेलिब्रेट करती है क्योंकि एना ने अपना टारगेट पूरा कर दिया था। आगे लू एना का नाम अनाउंस करके उसे अपने पास बुलाता है और लू कहता है आप लोगों की मेहनत से हमने इस साल का टर्नओवर पहले ही अचीव कर लिया और इसमें अहम भूमिका निभाई है एना जैसे हमारे साथियों ने। मैं एक और आदमी का नाम अनाउंस करना चाहता हूँ जिसने हमारा बहुत साथ दिया है। आगे लू पेन सेंग का नाम अनाउंस करके उसे भी अपने पास बुलाता है और लू कहता है आज पेन का 30वां बर्थडे है और वो इसे हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा। आगे वहाँ पर लू के आदमी बोरों में भरकर काफी सारा पैसा लाते हैं और लू कहता है अपनी चॉप स्टिक से आप एक बार में जितना पैसा इसमें से उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए। आगे वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी चॉप स्टिक से पैसों के उस ढेर में से अपने लिए पैसा निकालने लगते हैं और वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं।
आगे पेन भी जाकर एना से बात करने लगता है। तभी वहां पर सनी आकर एना से कहता है, लू तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है। एना लू के ऑफिस में जाती है। तब लू एना को उसका पासपोर्ट देते हुए कहता है, तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एना पासपोर्ट लेने लगती है, पर लू उसे पासपोर्ट नहीं देता और लू कहता है, तुम्हारे पास एक और बेटर ऑप्शन है, तुम मुझसे शादी कर लो। लू एना को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है। तभी बाहर मौजूद पेन दरवाजा बजाकर लू से कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब लू एना को वहाँ से जाने देता है और पेन को ऑफिस में बुलाता है। आगे पेन लू को एक प्रोग्राम बताता है जो उसने बनाया था। पेन कहता है, इस प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें 3 पासवर्ड अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अगर इसमें 3 बार आप अपना पासवर्ड गलत डालते हो तो हमारा पूरा सर्वर अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कभी लू पकड़ा गया तो वो 3 बार गलत पासवर्ड डालकर अपने पूरे सर्वर को फॉर्मेट कर देगा और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। आगे पेन लू से कहता है, हमने कई सारे कर्मचारियों को बेमतलब यहाँ पर रख रखा है। उनका रख रखाव करने में और उन्हें संभालने में हमारा काफी वक्त जाता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें छोड़ दें। इससे हम आपका काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। तब लू कहता है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? पेन कहता है, मुझे अपना मोबाइल चाहिए मेरे घर पर मैसेज करने के लिए। लू पेन को उसका मोबाइल दे देता है और मोबाइल में पेन एक हेल्पलाइन नंबर देख लेता है और पेन अपने दोस्त जिम को भी एक मैसेज करता है। अब सुबह पेन एना से जाकर मिलता है और एना कहती है, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहा है। तब पेन कहता है, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आगे पेन अपने रूम में जाता है तो उसे वहां पर पेन दिखाई देता है। पेन उस पेन को लेकर एक नोट पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का मैसेज लिख देता है। अब आगे सनी वहां मौजूद कुछ लोगों को अपने साथ घुमाने ले जाता है। आगे पेन मैसेज लिखा हुआ नोट एना को देता है। अब आगे वो लोग घूम रहे थे और सनी सबके फोटो ले रहा था, पर पेन हर फोटो में कॉल करने का साइन दिखा रहा था। सनी के उन फोटो को पेन के दोस्त जिम को भी भेजा जाता है, ये बताने के लिए कि पेन बिल्कुल ठीक है। आगे एना उस नोट को रेस्टोरेंट में बैठी एक लेडी को देने लगती है और वो उसे नोट पर लिखे नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। वो लड़की एना की बात को नहीं समझ पाती। तब एना उस नोट को लेकर जाने लगती है और एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी की कॉफी उस नोट पर ढुल जाती है। तब सनी आकर उस आदमी से सॉरी कहकर एना को अपने साथ ले जाता है। वहाँ सफाई करने वाली लेडी ड्रिंक को साफ करने लगती है और वो एना से कहती है, आपका नोट यहीं पर रह गया। सनी मुड़कर देखता है और तभी पेन जाकर उस लेडी से वो नोट ले लेता है। आगे लू पेन को अपनी प्रोग्रामिंग टीम से मिलवाता है। पेन को लू ने अब टीम लीडर बना दिया था। आगे लू अपने काफी सारे लोगों को बुलाकर कहता है, आज से आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए आप जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, यहाँ के बारे में आपको किसी से कोई जिक्र नहीं करना है। पेन की बात को मानकर लू ने अपने कई सारे लोगों को वहाँ से आजाद कर दिया था। ये तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हें याद रखना। पाप का घड़ा 98%। से कोई जिक्र नहीं करना है। पेन की बात को मानकर लू ने अपने कई सारे लोगों को वहाँ से आजाद कर दिया था। आगे एक आदमी जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी वो पेन से आकर थैंक्स कहता है। तब पेन उसके हाथ में वही नोट देता है जिस पर हेल्प का मैसेज लिखा हुआ था और वो आदमी वो नोट लेकर चला जाता है पेन के मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए। आगे उन सभी लोगों के चेहरे पर मास्क पहनाकर उन्हें गाड़ी में वहां से ले जाया जाता है। सनी भी गाड़ी में मौजूद था और उसे सिगरेट खरीदनी थी, पर उसके पास कैश नहीं था, इसलिए सनी वहां बैठे लोगों की जेब चेक करने लगता है और उसमें से एक आदमी की जेब में सनी को नोट मिल जाता है और ये वही नोट था जिस पर सीक्रेट मैसेज लिखा था जिसे पेन ने भेजा था। आगे सनी एक शॉप पर वो डॉलर का नोट देकर सिगरेट खरीदता है। तब वो लेडी सनी को कहती है, इसमें मैसेज लिखा है, ये नोट बैंक में नहीं चलेगा। आगे सनी लू के पास आता है जहाँ पर पेन लू की बच्ची को पढ़ा रहा था और सनी लू को वो मैसेज लिखा हुआ नोट दे देता है। आगे लू उस आदमी को पिटवाता है जिसके पास से नोट निकला था और अपनी टीम के सामने ले जाता है और लू कहता है, इस नोट पर इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है, तो बताओ तुम में से वो कौन है जिसने इसे ये नोट दिया। लू सवाल कर रहा था तभी भीड़ में से पेन बाहर आ जाता है। जस्ट उसी समय एना भी बाहर आकर अपना हाथ खड़ा कर देती है। आगे लू के आदमी पेन को मारने लगते हैं और एना के भी उल्टे हाथ के नाखून निकाल देते हैं। लू उस आदमी को भी फायर करके मार देता है जिसके पास से वो नोट निकला था। अब आगे वो सभी लड़कियों को लेकर वहां से जा रहे थे, तभी एना बस से जंप करके वहां से भागने लगती है और एना भागकर एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है वहां पर कंप्लेन करने के लिए। पर वो पुलिस वाले भी लू से पैसा लेते थे, इसलिए वो एना को पकड़कर अंदर बंद कर देते हैं
आगे पुलिस स्टेशन में सनी आकर एना को अपने साथ ले जाता है और सनी के आदमी एना को एक बोरे में बंद करके उसे पानी में डाल देते हैं और सनी भी इसका वीडियो बना रहा था। आगे क्रेन से उस बोरे को वापस बाहर निकाला जाता है और एक बोर्ड पर एना को बोरे से बाहर निकालकर सनी उसे उसका पासपोर्ट दे देता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। सनी ने एना पर रहम खाकर उसे छोड़ दिया था। अब मूवी में आगे हम ऑफिसर डोंगरेन को देखते हैं जो कि एक कॉलेज के फंक्शन में जाती है। वहीं पर डोंगरेन की नजर सॉन्ग पर पड़ती है जो कि टियान की गर्लफ्रेंड थी। डोंगरेन सॉन्ग के पास जाकर कहती है, तुम तो सॉन्ग हो ना जो अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट लेकर आई थी, तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाओ, मैं खुद मिलकर उसे समझाऊंगी। तब सॉन्ग कहती है टियान ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर डोंगरेन को अफसोस होता है और वो सॉन्ग से कहती है जब इवेंट खत्म हो जाए तब तुम मेरे साथ चलना। आगे सॉन्ग डोंगरेन से पूछती है क्या वो फ्रॉड करने वाले लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। डोंगरेन कहती है अगर वो लोग चाइना से होते तो अब तक पकड़े जाते, पर वो लोग सब कुछ किसी और कंट्री से ऑपरेट करते हैं। तभी डोंगरेन की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और कुछ लोग वहां पर आकर सभी कारों पर कार्ड छोड़कर जाने लगते। सॉन्ग भी उस कार्ड को देखती है तो उस कार्ड पर एना की फोटो थी। सॉन्ग एना को पहचान जाती है और वो गेमिंग ऐप खोलती है तो गेमिंग ऐप और कार्ड दोनों में ही एना की फोटो थी। सॉन्ग ये दोनों फोटो डोंगरेन को दिखाती है और डोंगरेन समझ जाती है कि ये लड़की चाइना की है। आगे चाइना में पुलिस टीम उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच जाती है जहां पर एना के फोटो वाले कार्ड छापे जाते थे। पुलिस की टीम उस मॉडलिंग एजेंसी तक भी पहुंच जाती है जहां पर एना पहले काम करती थी और पुलिस उस लड़की को ही पकड़ लेती है जिसने एना को सिंगापुर भिजवाया था। दूसरी तरफ सनी लू को वो वीडियो दिखाता है जिसमें सनी के लोग एना को बोरे में भरकर पानी में फेंक रहे थे। लू को लगता है कि सनी के आदमियों ने एना को मार दिया क्योंकि वो पुलिस के पास गई थी। आगे हम एना को देखते जो सिंगापुर एयरपोर्ट पर थी। किसी तरह चाइना अपने घर पहुंचती है तभी वहां पुलिस पहुंचकर एना को पकड़ लेती है। पुलिस को पता लग चुका था कि एना को भी इस जाल में फंसाया गया था। आगे डोंगरेन एना को एक सेमिनार में ले जाती है जहां पर सभी लोग अपनी आप बीती बताते हैं जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था और डोंगरेन एना को एक पीड़ित से मिलवाती है जो हॉस्पिटल में था जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब वहां खड़ी सॉन्ग एना को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, फिर भी एना यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब डोंगरेन एना को पेन सेंग का फोटो दिखाती है और पूछती है क्या तुम इसे पहचानती हो। एना बता देती है कि ये सब सिंगापुर की किस जगह से चला जा रहा था। तब चाइनीज पुलिस और सिंगापुर पुलिस मिलकर एक एंटी फ्रॉड मिशन लॉन्च करती है और डोंगरेन के साथ कुछ ऑफिसर सिंगापुर जाते हैं। ऑफिसर शी उन 4 लोगों का पता लगा लेता है जो पेन के साथ उस फ्लाइट में मौजूद थे और इस तरह से उन्हें सनी का ही पता लग जाता है। आगे पुलिस खुफिया तरीके से सनी का पीछा करने लगती है। पुलिस के हाथ सस्पेक्ट के फोटो लग चुके थे और पुलिस को पता लग चुका था कि ये सब कुछ सुनसान एरिया में मौजूद एक पटाखा फैक्ट्री से चलाया जा रहा था। पुलिस उस फैक्ट्री में रेड करने पहुंचती है पर पुलिस को वहां पर ऑनलाइन गेमिंग का सेटअप तो मिलता है पर कोई आदमी नहीं मिलता। ये देखकर डोंगरेन और उसकी टीम मायूस हो जाती है। आगे डोंगरेन ऑफिसर शी से कहती है हमें वापस जाने का रिटर्न टिकट बुक करवाना होगा। यहाँ की पुलिस ने हमारी हेल्प की पर हम किसी को पकड़ नहीं पाए और अब यहाँ की गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करने वाली। तब शी कहता है तो हम सीक्रेटली ऑपरेशन चला सकते हैं। एना ने कहा था कि लू नाम के आदमी ने सभी लोगों को एक बच्चों के स्कूल में बंद कर रखा है। पटाखा फैक्ट्री के 30 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 19 बच्चों के स्कूल है। तब डोंगरेन कहती है बिना सर्च वारंट के हम कहीं भी सर्च नहीं कर सकते और उसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। आगे हमें पेन के दोस्त जिम को बताया जाता है जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाता था और जिसे पेन सिंगापुर से मैसेज किया करता था। जिम को भी पता लग चुका था कि पेन बुरे लोगों के बीच में फंस चुका है। पढ़ाते हुए जिम को पेन के भेजे हुए मैसेज का ख्याल आता है जिसमें पेन कॉल करने का साइन दिखा रहा था। जिम वापस उस मैसेज को खोलता है तो फोटो भेजने से पहले पेन ने एक मैसेज भी किया था जिस मैसेज में लिखा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मेरे घर 666 की लीज अब तुम्हारे ऊपर है। आगे जिम ऑफिसर शी को भी इस बारे में बताता है। तब ऑफिसर शी डोंगरेन को भी फोटोज और मैसेजेस बताता है। आगे वो लोग फैक्ट्री के पास मौजूद स्कूलों का एड्रेस पता करते हैं तो उसमें से एक स्कूल का एड्रेस 666 था। आगे पुलिस उस स्कूल की दिन रात रेकी करने लगती है और पुलिस को स्कूल के कचरे में से कई बियर्स की बोतल और खाने के पैकेट्स मिलते हैं। आगे शी कहता है उस स्कूल में काफी बच्चे रहते हैं, हम उन्हें कैसे बाहर निकालेंगे। सिंगापुर का ऑफिसर कहता है स्कूल में एंटर होने के लिए भी हमें कार्ड की या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ खड़ी डोंगरेन कहती है एना के फिंगरप्रिंट उसमें रिकॉर्ड होंगे, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे डोंगरेन एना को भी सिंगापुर बुला लेती है और एना उन्हें स्कूल का मैप बना कर देती है जहाँ पर जिम्नेशियम एरिया में लू की टीम काम करती थी।
तब डोंगरिन कहती है हम जिम्नेशियम एरिया में पहुंचकर सभी को घेर लेंगे, पर हमें स्कूल का फायर अलार्म बजवाकर पहले बच्चों को वहां से निकालना होगा। उन्हें स्कूल के कचरे से एक रेस्टोरेंट का बिल भी मिला था। शी उस रेस्टोरेंट में नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि रोजाना खाने के 120 पैकेट स्कूल से मंगवाए जाते थे और एक पैकेट में सिर्फ 3 बन मंगवाई जाती थी। पुलिस पता लगा लेती है कि वो बन किसी बंदी के लिए मंगवाई जाती थी और एना ने पुलिस को बता दिया था कि वो बंदी कौन है। रेस्टोरेंट से ले जाकर वो बन पैन को दी जाती थी जिसे बंदी बनाया गया था। पैन बन को खाने लगता है, तभी उसे बन के बीच में एक मैच बॉक्स और एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था स्कूल का फायर अलार्म बजाओ। उस स्कूल में लू भी अपनी बच्ची और स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ था और वहां पर बच्चों के बीच में लू की टीम भी बैठकर काम कर रही थी। पैन किसी तरह से शटल कॉक को जलाकर स्कूल का अलार्म बजा देता है और टीचर द्वारा सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जाता है। फायर ब्रिगेड भी वहां आ जाती है जिसके अंदर पुलिस की टीम थी जो स्कूल के अंदर इंटर हो जाती है। लू भी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन में देखता है तो बाहर पुलिस एना के फिंगरप्रिंट द्वारा लॉक ओपन कर रही थी। यह देखकर लू वहां खड़े सनी को देखने लगता है जिसने लू से झूठ बोला था कि उसने एना को मार दिया। लू अपना लॉकर ओपन करके उसमें से कुछ निकालने लगता है। सनी को लगता है कि वो गन निकाल रहा है, इसलिए सनी वहां से कैंची उठाकर लू पर हमला कर देता है। लू भी सनी को दूर करके उस पर गन अड़ा देता है और लू सनी को चाबी देकर कहता है कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी वीडियो फुटेज डिलीट कर दो। अगर पुलिस ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सनी वहां से निकल जाता है और लू माइक पर अनाउंस करता है पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, इसलिए सब कुछ तोड़ दो। लू की टीम ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे लैपटॉप तोड़ने लगती है ताकि वो लोग पकड़े ना जाए। दूसरी तरफ लू पेन के पास जाकर उसे कहता है आखिर तुम जीत ही गए, तुमने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया। मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, बस मेरा एक आखिरी काम कर दो, मेरी बेटी को इसकी माँ के पास पहुँचा देना। ऐसा कहकर लू अपनी बेटी को पेन के पास छोड़कर चला जाता है। आगे पुलिस अंदर इंटर होकर सभी लोगों को घेर लेती है और पेन डोंगरेन से कहता है लू अपने मोबाइल से सर्वर एक्सेस और फॉर्मेट कर सकता है, आप उससे उसका मोबाइल ले लीजिए, आपको सर्वर पर सारे एविडेंस मिल जाएंगे। तब लू अपना मोबाइल फेंक के दे देता है। डोंगरेन वो मोबाइल उठाने लगती है, तभी सनी मोबाइल पर फायर करता है। तभी वहां खड़ा एक पुलिस ऑफिसर भी सनी पर फायर करके उसे मार देता है। सभी को लगता है कि पुलिस उन्हें मार देगी, इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर पुलिस उन सभी को पीटकर उन्हें काबू कर लेती है। डोंगरेन लू की बच्ची को अपने साथ ले जाने लगती है तो वो लू को देखकर रोने लगती है। तब पेन डोंगरेन को लू की बच्ची की माँ का एड्रेस देता है और कहता है बस आप इस बच्ची को इसकी माँ के पास पहुँचा दीजिए। डोंगरेन कहती है मैं ये काम कर दूंगी। आगे उन्हें पकड़कर केस चलाया जाता है। लू पर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जैसे किडनैपिंग, इंटरनेशनल फ्रॉड। एना को भी 2 साल की सजा सुनाई जाती है। पेन ने साबित कर दिया था कि उससे काम जबरदस्ती करवाया जा रहा था, इसलिए पेन को दोषी नहीं ठहराया गया। आगे पेन, एना और सॉन्ग डोंगरिन के साथ मिलकर एक सेमिनार में स्पीच देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के बाद हमें कई सारे लोगों के इंटरव्यू बताए जाते हैं जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हुए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मान लेते हैं आपकी सैलरी 24,000 है, अगर उसमें से 5,000 मैं जला दूं तो बुरा लगेगा ना। फिर जब अपने दिन के 24 घंटों में से 5-6 घंटे रील देखने में जला देते हैं तब बुरा नहीं लगता। एक दिन में 5 घंटे यानी कि एक हफ्ते में 35 घंटे, एक महीने में 6 दिन और एक साल में 2.5 महीने। यही समय अगर कुछ सीखने में लगा दो तो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हो, करियर में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन नहीं, हम तो बस बैठ के बढ़ाते जाएंगे और रील्स आगे बढ़ती जाएंगी। भाई रील्स कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन अगर साल के 2.5 महीने तुम्हें वीडियोस देखने ही है तो कुछ काम के वीडियोस देख लो, कुछ सीख लो। एक ऐप है सीखो ऐप, उसके बारे में तो सुना नहीं होगा तुमने। सीखो ऐप को IITians ने बनाया है और ये इस समय देश की नंबर 1 एजुकेशन ऐप है। उस पर भी वीडियोस आते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोस आते हैं जिससे आप कुछ सीख सकें। इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी हो, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग सीखनी हो, कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस बनाना हो, या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड अपडेट करवाने जैसे सरकारी कामों के आसान तरीके सीखने हो, ये सब कुछ आप सीखो ऐप पे सीख सकते हैं। मेरी मानो, सीखो ऐप डाउनलोड कर लो और जो समय रील्स में बर्बाद होता है उसका सही इस्तेमाल करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 2016 की टीम स्पिरिट नाम की एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी को एक्सप्लेन करेंगे।
ये कहानी है एक ऐसे यंग ट्रेडर की जिसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया, जिसके कारण फ्रेंच की एक बैंक को लगभग 4.9 अरब यूरो का लॉस झेलना पड़ा, जो अब तक के बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो कहानी शुरू होती है फ्रांस के सबसे बड़े बैंकों में से एक सोसाइटी जनरल से, जहां हम जेरोम नाम की एक युवा व्यक्ति को देखते हैं, जहां उसे फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहां जॉब मिला है। वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की तरह उसका भी आज जॉब का पहला दिन है। वहीं पर बैंक मैनेजर न्यू एम्प्लॉइज के लिए एक छोटा सा वेलकम मीटिंग रखता है। वेलकम स्पीच के दौरान बैंक मैनेजर कहता है कि हमारे बैंक का एक ही मोटो है और वह है टीम स्पिरिट, और बिना टीम स्पिरिट के कोई भी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। मैनेजर की बात सुन जेरोम का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। वहीं पर जेरोम की मुलाकात मथियो नाम का एक दूसरे एम्प्लॉई से होता है जो उसकी तरह वहां पर नया है, लेकिन दोनों का डिपार्टमेंट अलग था। मैथ्यू रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से था और जेरोम बैक ऑफिस असिस्टेंट, हालांकि उसका सपना एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना था। खैर, अब जेरोम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के मिड फेस ऑपरेशंस में एज अ बैक ऑफिस असिस्टेंट उसका काम था हर ट्रेडर के ट्रेडिंग पैटर्न का एनालिसिस करना और उनके सॉफ्टवेयर में उनकी पसंदीदा सेटिंग्स डालना। ये काम ट्रेडर की जिंदगी जितना रोमांचक तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन कभी कभी उसे किसी ना किसी काम से फ्रंट ऑफिस पर जाना पड़ता था, जहां पर सारे ट्रेडर काम करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी पहचान सब ट्रेडर्स से हो गई। वहां के डिपार्टमेंट हेड फबियन को उसका काम पसंद आया और धीरे धीरे उसका पसंदीदा एम्प्लॉय बन गया, खासकर तब जब उसने फबियन के लिए एक टूल बनाया जो हर दिन की रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार कर देता था, और इस तरह वह फ्रंट ऑफिस के ट्रेडर्स के बीच घुल मिल गया। वह भी हमेशा से ट्रेडर बनने के ख्वाब देखता था। वो झटपट लाखों का लेन देन करने की सनसनी और एक बटन दबा के लाखों कमाने का मजा जो वह अक्सर फ्रंट ऑफिस में ट्रेडरों के बीच देखा करता था, बस उसे भी यही सब करना था। शायद किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। अब इस तरह कुछ महीने तक चला। फिर एक दिन वहां के एक ट्रेडिंग असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। डिपार्टमेंट हेड फाबियन की सिफारिश पर जेरोम को फ्रंट ऑफिस में ट्रेडिंग डेस्क पर असिस्टेंट बना दिया गया। भले ही उसे ट्रेडिंग असिस्टेंट से शुरुआत करनी थी, लेकिन अब वह अपने सपने के और करीब था। Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? GoDaddy makes it fast and easy with user-friendly products and tools to help you on your entrepreneurial journey. Plus, get AI to help build your business for you with the all लेकिन अब वह अपने सपने के और करीब था। अब अगले दिन वह सुबह जल्दी तैयार होकर सबसे पहले ऑफिस पहुंचा। सब कुछ उसे सपने जैसा लग रहा था। वह अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर मन ही मन बहुत खुश होता है। वहीं पर उसकी मुलाकात एक सहकर्मी लुसियानो से होती है, जो वहां पर बहुत सालों से काम कर रहा था। वह जेरोम को कॉफी देते हुए वहां पर स्वागत करता है। खैर, 9 बजते ही मार्केट शुरू हो जाता है और सब लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। ये जगह बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, जहां सबके एक हाथ में टेलीफोन, दूसरे हाथ में कीबोर्ड और सब अपने हिसाब से डील क्रैक करने में बिजी थे। जेरोम ये सब देखकर नर्वस हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि बैक ऑफिस असिस्टेंट और असली ट्रेडर में जमीन आसमान का फर्क है, और इसी तरह जैसे तैसे उसका ऑफिस का पहला दिन खत्म होता है। इसी तरह देखते ही देखते कुछ महीनों बाद जेरोम अपने काम का आदी हो गया। अब 2 साल असिस्टेंट रहने के बाद 2005 में जेरोम का प्रमोशन होता है और वह फाइनली एक ऑफिशियल ट्रेडर बन जाता है। अब उसका जो काम था वो था आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना, जो अल्ट्रा शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब जिन्हें पता नहीं, यहां पर मैं बता दूं, आर्बिट्राज ट्रेडिंग मतलब जब अलग अलग मार्केट या एक्सचेंजेस में किसी एसेट की दामों में टेम्पोरेरी प्राइस डिफरेंस होता है, जो नेटवर्क लेटेंसी या टाइम गैप के कारण होता है, तो उन्हें बाय या सेल करके उसमें से मुनाफा कमाते हैं। मतलब दोनों मार्केट या एक्सचेंजेस के बीच जो प्राइस गैप होता है वह होता है उनका मुनाफा। और रिस्क कम करने के लिए एक साथ उल्टी पोजीशन भी लेनी पड़ती है, जिसे हेजिंग कहते हैं। इस काम में सबसे जरूरी होता है तेज नजर और फुर्तीले हाथ। पर यह सब उसने असिस्टेंट रहते देखा तो था, लेकिन देखने और करने में बहुत फर्क होता है। जब पहली बार खुद ट्रेड लेने की बारी आई तो डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, जो हर ट्रेडर के साथ होता है जब वह पहली बार अपना ट्रेड लेता है। 2 लाख यूरो की ट्रेडिंग, ये उसकी उस वक्त की 5 साल की सैलरी के बराबर थी। इतने पैसे एक क्लिक में खर्च कर देना उसके लिए डरा देने वाला था। अब उसकी हालत देखकर फबियन समझ जाता है और उसे खिड़की के पास ले जाकर समझाता है कि देखो, 2 लाख यूरो आम आदमी के लिए पूरी जिंदगी की कमाई हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह रकम कभी कभी सिर्फ एक ट्रेड का सिर्फ फीस होता है।
इसलिए अपनी नजरें ऊपर रखो और दूर की सोचो। उसकी बातों ने जेरोम के अंदर नया कॉन्फिडेंस भर दिया। अपने अंदर की डर को पीछे छोड़ वह ट्रेड लेना शुरू करता है। शुरुआती कुछ दिनों की ट्रेड्स में उसे जबरदस्त मुनाफा होता है। शायद बिगनर्स लक साथ दे रहा था, लेकिन किस्मत कब तक साथ देती। एक दिन उसकी एक छोटी सी गलती के कारण पहली बार उसे बड़े लॉस का सामना करना पड़ा, जो कि 10 लाख यूरो था। वह अंदर से हिल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब फाबियन ने उसे समझाते हुए उसे शांत किया और उसकी नुकसान की भरपाई करने का वादा किया। फिर वह जेरोम को दिखाते हुए उसके सामने खुद के पैसे से फॉरेन एक्सचेंज में एक सिंगल साइडेड ट्रेड लिया और कुछ ही मिनटों में 10 लाख यूरो कमा लिए। ये सब रेगुलेशन के खिलाफ था, लेकिन उसने सिर्फ जेरोम के नुकसान को कवर करने के लिए यह ट्रेड लिया। फाबियन ने उससे कहा कि हमारे प्रोफेशन में इस तरह की सिचुएशन कभी कभी होती है, तो उससे निपटने के लिए हमें इस तरह की जोखिम भरा ट्रेड भी लेना पड़ता है। अब सवाल आता है, फाबियन के पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि वह बैंक के पैसे से ऐसा ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि यह इलीगल है। तब उसने जेरोम से एक और अंदर की बात शेयर की। उसने कहा, हर साल के आखिर में वो लोग अपने कुछ प्रॉफिट्स छिपा लेते हैं ताकि अगले साल का टारगेट कम मिले, क्योंकि बैंक पिछले साल की कमाई को आधार बनाकर अगले साल की टारगेट सेट करता है। फाबियन ने उसे वो ट्रिक भी सिखाई जिससे छिपाई हुई रकम रिस्क मैनेजमेंट के सिस्टम में पकड़ में नहीं आए। अब फाबियन को क्या पता था कि यही दो हथियार जेरोम आगे चलकर कैसे भयानक तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। खैर, अब कुछ महीने बाद जेरोम रोज की तरह डेटा एनालिसिस कर रहा था। तभी उसने एक चौंकाने वाली बात नोटिस किया कि अलायंस नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक का मूवमेंट हूबहू वैसा था जैसा 2001 में 9/11 हमले से पहले कुछ एयरलाइन डेरिवेटिव्स में हुआ था। उसे लगा कि यह सब किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और उसने इस पर दांव लगाने का सोचा। अब उसने अलायंस के स्टॉक पर पागलों की तरह शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। जेरोम के पास 2 मिलियन यूरो की लीगल ट्रेडिंग लिमिट थी, लेकिन उसने फाबियन की सिखाई गई ट्रिक का इस्तेमाल कर फर्जी हेज बनाकर 15 मिलियन यूरो की पोजीशन ओपन कर ली। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब 3 दिन तक अलायंस के स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहा था। यह देख उसके कॉलीग्स बोले, पोजीशन काट दो, लेकिन उसने और एक दिन होल्ड करने का फैसला किया। पोजीशन ओपन रहने पर या कहे तो कैरी फॉरवर्ड करने पर एक ट्रेडर की जो हालत होती है, ठीक वही हाल जेरोम का था। अब उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। चौथे दिन भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहा। यह देख अब उसे समझ आ गया कि उसकी ट्रेडिंग लाइफ और उसके सपने सब कुछ यहीं पर खत्म। अब इतने बड़े लॉस को काटने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो उसने अपने एक कॉलीग से पोजीशन क्लोज करने को कहा और वह कैफेटेरिया में चला गया ताकि मानसिक रूप से अपने आप को सजा के लिए तैयार कर सके। लेकिन वह कहते हैं ना, जो रिस्क लेना जानता है किस्मत भी उसी का साथ देता है। जेरोम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। टीवी पर खबर आई कि लंदन मेट्रो में बम ब्लास्ट हुआ है। यह देख वह भागा भागा वापस ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंचा। अब इस न्यूज के कारण मार्केट गिरना शुरू हो गया। जेरोम अपने सिस्टम पर बैठा तो उसने देखा कि मार्केट गिरने के कारण अब उसका लॉस। अभी डाउनलोड कीजिए जंगली रिमी। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अब उसका लॉस अब प्रॉफिट में बदल चुका है। वह तेजी से अपने पोजीशंस को एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है, लेकिन तभी उसे और एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसका सिस्टम हैंग हो जाता है। वह दूसरों से मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब अपने सिस्टम में बिजी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। लेकिन तभी एक टेक्नीशियन आकर उसका सिस्टम ठीक करता है। तभी वह देखता है कि वह टेक्नीशियन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको वह लाइक करता था। लेकिन उसके पास आज इस सब के लिए टाइम नहीं था। वह फटाफट अपने सिस्टम में बैठता है और अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद मार्केट बंद होता है। वहां पर सब निराश थे क्योंकि इस मौके का फायदा कोई भी ठीक से नहीं उठा पाया, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो था जेरोम। वह अपना P&L स्टेटमेंट देखता है। तब हम देखते हैं कि उसने 15 मिलियन यूरो की ट्रांजैक्शन की है और उसने 5 लाख यूरो से भी ज्यादा कमाए, जो एक ही दिन में अब तक वहां कमाई जाने वाली सबसे बड़ी रकम थी। लेकिन दूसरी तरफ फाबियन का बड़ा लॉस होता है। तब जेरोम उसकी मदद करता है और अपने मुनाफे से उनका नुकसान भर देता है, क्योंकि उसके बुरे समय में फाबियन ने उसकी मदद की थी। और यह सब देख वह हैरान रह जाता है। अब ब्रेक के दौरान सब लोग एक कैफेटेरिया में बैठे थे। तभी जेरोम को वह लड़की दिखती है। तब उसे पता चलता है उसका नाम सोफिया है। वह दोस्तों के कहने पर उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वह साफ मना कर देती है। लेकिन वह अपने पैसों का रौब दिखाने लगता है। तब सोफिया उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक देती है और यह देख उसके दोस्त हंसने लगते हैं। खैर, अब रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता चल चुका था कि जेरोम ने 15 मिलियन यूरो की इलीगल ट्रेडिंग की है।
उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, तब उसे लगा अब सब खत्म। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जेरोम ने लाखों कमाए हैं, उन्होंने उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उसकी लिमिट बढ़ाकर 5 मिलियन यूरो कर दी, क्योंकि उसकी वजह से बैंक को भी काफी बड़ा प्रॉफिट हुआ है। इस लाइन में नियम नहीं, सिर्फ नतीजे देखे जाते हैं, और यहां जितना बड़ा रिस्क उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। इस सब के बाद अब फाबियन वॉल स्ट्रीट जा रहे थे। जाने के टाइम फाबियन ने जेरोम को एक बात कही कि जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक चौड़ा और एक तंग। हमेशा तंग रास्ते से गुजरना सीखो, क्योंकि चौड़ा रास्ता भीड़ भरा होता है और बर्बादी की ओर ले जाता है। उसे समझ नहीं आया वह क्या कहना चाह रहा था। अब बैंक ने उसे प्रमोट किया, सैलरी और बोनस भी बढ़ाया, लेकिन साथ ही टारगेट भी बढ़ा दिए। पर उसके पास थी फाबियन की सिखाई ट्रिक कमाई छिपाने की कला, जिससे उसने टारगेट का बोझ झेलना आसान बना लिया। पर अब वह अपने नॉर्मल ट्रेडिंग से बोर हो गया था। वह हर वक्त यह सोचता रहता है कि एक और बड़ी कमाई कैसे किया जाए। अब फिर एक शाम ऑफिस के एक फंक्शन के दौरान जेरोम की मुलाकात सोफिया से होती है। वह सोफिया से उस दिन के लिए माफी मांगता है। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है और फिर आगे चलकर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर आया मार्च 2007। जेरोम को कुछ संकेत मिले कि अमेरिका की सब प्राइम हाउसिंग मार्केट टूटने वाली है। उसने फिर से शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी, हाउसिंग से जुड़ी कंपनियों और फ्यूचर्स पर, फिर से वही फर्जी हेजिंग और फंड्स का गलत इस्तेमाल करके। शुरुआत में उसने थोड़ा पैसा लगाया, लेकिन बाजार 3 महीने तक बिना कोई हलचल के साइडवेज रहा। नुकसान से बचने के लिए उसे हर बार ज्यादा पैसा लगाना पड़ा। ऐसा करके जुलाई तक उसने करीब 300 बिलियन यूरो की पोजीशन बना ली थी, जो खुद सोसाइटी जनरल बैंक के कुल मार्केट वैल्यू जितनी थी। यहीं से शुरू हुआ बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल। अब वह मानसिक रूप से टूट चुका था, हर चीज पर चिड़चिड़ा और गुस्सा करने लगा था। उसके सहकर्मी उसे समझाते थे कि ये बस एक नौकरी है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। पर उन्हें नहीं पता था कि उसने उन सब की नौकरियां दांव पर लगा दी हैं। इसी बीच एक घटना ने जेरोम की चिंता को और बढ़ा दिया। उसके जैसा ही लुसियानो ने 2 करोड़ यूरो का फंड गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन वह पकड़ा गया। उसे नौकरी से तो निकाला ही गया, बैंक ने उसके खिलाफ केस भी फाइल कर दिया और भारी भरकम हर्जाना मांगा। लुसियानो यह सब सह नहीं पाया और ऊंची इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके फ्यूनरल में शामिल होकर जब जेरोम अपने आप के बारे में सोचने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी हालत भी ठीक ऐसा ही होने वाला है। निराशा और हताशा मानो उसे निगल रही थी। लेकिन तभी किस्मत ने एक बार फिर उसे बचा लिया। फ्यूनरल के दौरान अचानक सबके मोबाइल फोन बजने लगे। कॉल उठाते ही उसके सारे कॉलीग चर्च के बाहर पागलों की तरह भागने लगे। तो हुआ यूं था कि बैंक ऑफ पेरिस ने अनाउंस किया है कि कुछ हाउसिंग डेरिवेटिव्स में भारी जोखिम पाया गया है, और इस खबर से यूरोप के बाजारों में हड़कंप मच गया। यह था वह धमाका जो यूरोप में सब प्राइम क्राइसिस की औपचारिक शुरुआत बन गया। अब जेरोम के दिमाग में बस एक शब्द गूंज रहा था कि कैसे भी करके फटाफट अपनी पोजीशन क्लोज करो। तभी उसके पास बैठे एक कॉलीग ने कहा कि तुम्हारे जैसे बड़े पोजीशन को क्लोज करने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। पर वह इंतजार नहीं कर सकता था। तनाव अब असहनीय हो गया था, क्योंकि यह मौका वह हाथ से जाने नहीं दे सकता था। उसने तुरंत फ्रेड नाम के एक बड़े ब्रोकर से कांटेक्ट किया, जो ब्लॉक डील के जरिए उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही मिनटों में उन्हें बेच सकता था। अब फ्रेड जेरोम के कहने पर उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट बेचने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर उसके 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉक डील के जरिए बेच डाले। उस डील से जेरोम ने पूरे 1.5 बिलियन यूरो कमाई, यानी बैंक की उस साल की कुल आमदनी का 1/3 उसने अकेले ही बना डाला। लेकिन वह इतनी बड़ी रकम को सीधे दिखा नहीं सकता था, तो उसने उसमें से 1.45 अरब यूरो छिपा दिया, जैसे वह पहले करता था। उस साल का टारगेट तो बस 1.2 करोड़ यूरो का बाकी था, तो उसने 5 करोड़ यूरो दिखा दिया और जैसे तैसे बेस्ट परफॉर्मर का टाइटल भी मिल गया। अगर वह वहीं रुक जाता और नॉर्मल ट्रेडिंग करता रहता, तो एक दिन वह उस बैंक का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर सकता था। मगर इंसान का लालच कभी नहीं रुकता। अब जेरोम ने फिर से एक दाव खेला। उसे लगा कि सब प्राइम क्राइसिस जल्द ही खत्म हो जाएगा, और उसने एक बार फिर ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग शुरू कर दी। जब पूरी दुनिया नुकसान काट कर बेच रही थी, वह अकेला था जो पागलों की तरह बाइंग पर बाइंग कर रहा था। शायद पिछले 1.5 अरब के प्रॉफिट का नशा ही था जिसने उसकी सोचने की ताकत छीन ली, और कुछ ही महीनों में उसकी लॉन्ग पोजीशन 500 अरब यूरो तक पहुंच गई। यह आंकड़ा तो उस समय की वियतनाम की जीडीपी जितना था। लेकिन बाजार लगातार गिरता रहा और गुजरते दिनों के साथ उसका लॉस भी बढ़ता गया। उसके छिपाए गए 1.45 अरब यूरो तो कब का डूब चुका था, ऊपर से और भी चला गया। अब वह चाहकर भी यह पोजीशन क्लोज नहीं कर सकता था। यह अब उसकी बस की बात नहीं रही।
खैर, अब जनवरी 2008 को सरकार ने तय किया कि यह पता लगाया जाए कि फ्रेंच बैंकिंग सेक्टर ने सब प्राइम क्राइसिस में कितना घाटा झेला। फ्रेंच सेंट्रल बैंक ने हर बैंक में ऑडिट टीम भेज दी और जेरोम की किस्मत देखिए। जांच में सबसे पहले उन्हें उसकी छिपाए हुए 1.45 अरब यूरो का पता चल गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर बैंक के टॉप अफसरों ने तुरंत उसे बुलाया। पर गजब की बात यह थी कि वे गुस्से में नहीं बल्कि बहुत नरम और दोस्ताना लहजे में उससे बात की, क्योंकि बैंक को पूरे सब प्राइम क्राइसिस में 2 अरब यूरो का घाटा हुआ था और उन्हें लगा कि जेरोम की कमाई 1.45 अरब उनके लिए बड़ी राहत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर जेरोम ये रकम बैंक को दे दे तो वे उसके द्वारा किए गए नियम के उल्लंघनों को माफ कर देंगे। उसके मन में इस वक्त जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। एक तरफ उसे अफसरों की चालाकी पर हंसी आ रही थी और दूसरी तरफ वह सोच रहा था कि क्या अब सच बोलकर खुद को मुक्त कर ले। तभी अचानक एक सीनियर ऑफिसर ने पूछा, क्या अभी भी उसकी कोई पोजीशन ओपन है? वह अब और नहीं छुपा पाया और उसने कहा, 500 अरब यूरो की पोजीशन अभी भी ओपन है। यह सुनते ही बैंक में जैसे भूचाल आ गया और सीनियर ऑफिसर के पसीने छूट गए। उन्होंने तुरंत रिस्क मैनेजमेंट टीम से मथियो को लगा दिया और 3 दिन में उसकी पूरी पोजीशन क्लोज कर दी। अब फाइनल लॉस 4.9 अरब यूरो का था। अब आप सोच रहे होंगे बस अब तो इसका काम तमाम हुआ, लेकिन उसका केस उतना सीधा नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि बैंक की रिस्क मैनेजमेंट टीम ने जेरोम की संदिग्ध गतिविधियों पर 72 बार वार्निंग इश्यू किया था, पर किसी भी सीनियर ऑफिसर ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि जब तक आप बैंक के लिए पैसा बना रहे हो, कोई आपको नहीं पूछता कि आप वो पैसा कैसे बना रहे हो। जब तक प्रॉफिट हो रहा था तब तक तो सब सही था, पर जब लॉस हुआ तब सब एक व अकेले आदमी की गलती। जेरोम ने कोर्ट में बैंक को चैलेंज किया। उसने अपनी गलती मानी, लेकिन उसने ये एक्सपोज किया कि बैंकिंग सिस्टम कितनी खोखली है। 2010 में कोर्ट ने जेरोम को 5 साल की सजा और 4.9 अरब यूरो की भरपाई का सजा सुनाई। उसके ट्रेडिंग धमाके के 2 महीने बाद सोसाइटी जनरल बैंक अपने शेयर 40% छूट पर बेचे और 10 दिन में 5.5 अरब यूरो जुटा लिए। फिर 2009 से 2010 के बीच सभी टैक्स पेयर्स का पैसा फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोसाइटी जनरल बैंक को 2.2 अरब यूरो बैंक को बचाने के लिए एज अ टैक्स डिडक्शन दी। तो सच ये है वह सभी इस खेल के हिस्से थे, कोई भी वाकई आउटसाइडर नहीं था। इसी के साथ यहीं पर हमारी आज की मूवी खत्म होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ। Should I choose DevOps as a career route or should I go for SRE? Oh wait, even cloud engineer sounds interesting, but the